जहां एक साथ दो तरह के मामले सामने आए। एक तरफ कट्टरपंथी जुनैद की साजिश से तंग आकर एक हिंदू बेटी ने सुसाइड की कोशिश की, तो दूसरी तरफ एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए साजिश रची। क्या है ये दोनों खबर, देखिए एक साथ इस रिपोर्ट में। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। यूपी में बेटियों पर बुरी नजर डालने और उनका शोषण करने वालों का अंजाम क्या होता है, ये सीएम योगी कई बार साफ साफ शब्दों में बता चुके हैं, मगर फिर भी कुछ कट्टरपंथी उनकी हिदायत भूल जाते हैं। ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है मेरठ से, जहां जुनैद नाम के लड़के ने पहले एक हिंदू बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर लगातार उसका शोषण करता रहा, जिससे तंग आकर पीड़ित लड़की अपने अपार्टमेंट की छत से कूद गई। उन्होंने ऐसा प्यार में अंधा कर रखा था मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने छलांग लगा दी 36 मंजिल से। हालांकि गनीमत रही कि पीड़ित बेटी की जान बच गई, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीड़ित लड़की अपने घर पर अकेली थी। तभी जुनैद उससे मिलने घर पर पहुंचा। जुनैद को पीड़ित के भाई ने पकड़ लिया। पीड़ित के परिवार ने पंचायत बुलाई, मगर जुनैद ने पंचायत में पहुंचने से पहले ही लड़की को फोन पर शादी से इनकार कर दिया, जिससे परेशान पीड़ित लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि मेरठ पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए फौरन ही जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। उक्त प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर ली गई है तथा एफआईआर पंजीकृत हो गई है एवं युवक को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन पहले मेरठ से ही एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक हिंदू लड़की ने जिशान और शाहवेज नाम के 2 युवकों पर नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण की कोशिश का आरोप लगाया। लड़की के बयान का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने फौरन जिशान और शाहवेज को गिरफ्तार कर लिया, मगर जांच में इन आरोपों की हवा निकल गई और इसके पीछे नाम आया खुद को हिंदूवादी नेता कहने वाले नकुल गुर्जर का। आरोप है कि नकुल गुर्जर ने लड़की का इस्तेमाल किया, लड़की को पैसे देकर फर्जी बयान दिलवाया ताकि जिशान और शाहवेज को फंसाया जा सके। इस खुलासे के बाद नकुल गुर्जर खुद ही फरार हो गया। युवती को जब थाने पर लाया और युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने बताया कि एक नकुल नाम के लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जिशान तथा शाहवेज के साथ युवती को भेजा था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है तथा एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच नकुल गुर्जर का 1 साल पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूल माला से लदा दिख रहा है और गाड़ी के ऊपर हीरो की तरह वीडियो बना रहा है। पता चला है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब उस पर गैंग रेप का आरोप लगा था और वो जमानत पर रिहा हुआ था। मगर इस बार नकुल गुर्जर का जेल जाना तय है, क्योंकि उसने बेहद शातिराना तरीके से एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ बेगुनाह युवकों को फंसाने की कोशिश की, बल्कि मजहबी नफरत फैलाने की भी साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर यूपी की राजनीति से। 2027 की जंग के लिए बीजेपी ने अपनी सबसे कमजोर कड़ी पर फोकस बढ़ा दिया है। जिन 61 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को लगातार हार मिलती रही, अब वही सीटें टारगेट पर हैं। बूथ से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक हर स्तर पर नई रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए योगी की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है। यूपी की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी, यही है बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन। और इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है यूपी की 61 विधानसभा सीटें। 27 के लिए योगी का मिशन 61। 2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब इन सीटों को अपने खास टारगेट पर रखा है। बीजेपी का मानना है कि अगर इन सीटों पर बढ़त मिल गई तो जीत की हैट्रिक का रास्ता आसान हो जाएगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक फैली इन 61 सीटों में सबसे ज्यादा 22 सीटें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर बेल्ट में हैं। वहीं सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे पश्चिमी जिलों की 13 सीटें भी बीजेपी के लिए लंबे समय से चुनौती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 61 में से 27 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यानी 2027 का मुकाबला सिर्फ नई सीट जीतने का नहीं, बल्कि विपक्ष के मजबूत किले को भेदने का भी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 61 सीटों को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है। ये 61 सीटें ऐसी हैं
जिस पर बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में जीत हासिल नहीं की है। 2012, 2017 और 2022 में इन तमाम 61 सीटों पर बीजेपी कभी भी कमल का फूल नहीं लहरा पाई है। मतलब 35 सीटों पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन 61 सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की है। संगठन से लेकर सरकार तक, बूथ से लेकर सामाजिक समीकरण तक बीजेपी ने पूरा फोकस उन सीटों पर लगा दिया जहां उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी 61 कमजोर सीटों पर बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम कर रही है। हर सीट के लिए जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों, जनभावनाओं और वोटर्स के फीडबैक को चुनावी रणनीति का आधार बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क अभियान चलाकर सीधे मतदाता तक पहुंचने का निर्देश है। केंद्र और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और संदेश हर परिवार तक पहुंचाने पर जोर है। हर बूथ पर संगठन को मजबूत करने और छूटे हुए वोटर को साधने की विशेष योजना बनाई जा रही है। लक्ष्य है कि लगातार हार वाली 61 सीटों को जीत में बदलकर 2027 में बीजेपी की हैट्रिक बनाई जाए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इन 61 सीटों को लेकर अपना मेगा प्लान शुरू कर चुकी है और इनको प्राथमिकता में रखा है। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। बंगाल में चुनाव और नतीजों के बाद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बार यह हिंसा राजनीति के लिए नहीं बल्कि पिछली ममता सरकार के किए का हिसाब है। टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों का आरोप पार्टी बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जनता टीएमसी राज में हुए घपलों, घोटालों से इस कदर नाराज है, इस कदर भड़की हुई है कि उनका गुस्सा अब सड़क पर दिख रहा है। बंगाल में हिंसा, साजिश या गुस्सा? हिंसा से सत्ता गंवाई, हिंसा से होगी भरपाई। टीएमसी की काली किताब, जनता मांग रही है हिसाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राज्य की सियासत में भूचाल आ चुका है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही बंगाल की सड़कों पर भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। कल तक जो तृणमूल कांग्रेस पूरे रसूख के साथ बंगाल पर राज कर रही थी, आज उसी पार्टी के दिग्गजों को बीच सड़क पर जनता पीट रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। रविवार का दिन टीएमसी के लिए दर्द देने वाला वार साबित हुआ। 31 मई को पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के बाहुबली नेता बापी हल्दर के दफ्तर पर सैकड़ों की भीड़ ने धावा बोल दिया। दफ्तर के अंदर रखी कुर्सियां तोड़ दी गई, दरवाजे उखाड़ दिए गए और दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। टीएमसी नेताओं पर अचानक हमलों की घटनाओं ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बंगाल की पब्लिक में अचानक इतना गुस्सा आया कहां से? क्यों कुछ दिनों पहले तक सत्ता चला रहे चेहरे बीच सड़क पर पिट रहे हैं? वैसे इन सवालों का जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। बंगाल की जनता का आक्रोश अचानक नहीं बढ़ता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रेशर पॉलिटिक्स ने जनता को त्रस्त कर दिया था। पिछले 15 सालों से टीएमसी की ज्यादतियों से पब्लिक का पारा पूरी तरह हाई है और यही गुस्सा सड़क पर ममता के सिपाहियों पर टूट रहा है। सालों तक ममता बनर्जी के शासन में कथित अत्याचार, पंचायत चुनावों में हिंसा, कटमनी और उगाही सिंडिकेट का राज चला। उसकी तस्वीरें भी शुभेंदु राज में सामने आने लगी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के घपले और घोटाले की इन 2 तस्वीरों को देखिए। कटवा में आम जनता के लिए भेजी गई राहत सामग्री को जनता तक पहुंचाया ही नहीं गया। इलाके में जनता ने खुद छापा मारकर टीएमसी नेताओं के गोदाम से कपड़े, पोशाक, लुंगी, बीज, चना, तिरपाल, कंबल और न जाने क्या क्या सामान बरामद किए। इस पूरे मामले में तृणमूल नेता और जिला परिषद सदस्य निताई सुंदर मुखोपाध्याय सहित गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया गया। सुंदरबन के दूर दराज इलाके कुलतली में सरकारी राहत हड़पने का गंभीर आरोप भी तृणमूल पर लगा है। आरोप है कि कुलतली पंचायत समिति के कृषि अध्यक्ष पूर्णेंदु हल्दर के जीजा के घर से कृषि विभाग के सरकारी फर्टिलाइजर बरामद किए गए। साथ ही एक शख्स के घर से अम्फान के बाद पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से दिए गए दुर्गा किट्स के बोरे भी मिले हैं। यानी अब मुकाबला सीधे ममता और जनता के बीच है। एक तरफ वो जनता है जो सालों का हिसाब मांग रही है, तो दूसरी तरफ ममता के सिपाही हैं जो जनता के आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। और चुनावी हार के महीने भर में ही टीएमसी के गुंडों की हालत टाइट नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि पश्चिम बंगाल में कैसे टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा फूट रहा है।
वहीं दूसरी तरफ दीदी के अपने ही उनसे दूरी बनाने लगे हैं। बंगाल की सियासत में कमबैक के लिए ममता बनर्जी रैली और मीटिंग की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन उनको अपने ही विधायकों का साथ नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में दीदी पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता क्या गई, दीदी की सियासी शक्ति भी गायब सी हो गई है। एक महीने पहले तक जिन ममता बनर्जी के साथ सीएम का टैग लगता था, हजारों की भीड़ होती थी, आज वही ममता बनर्जी पूर्व सीएम है और चंद बॉडीगार्ड के अलावा उनके साथ कोई खास लोग नजर नहीं आते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी पार्टी के बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं, तो कभी टीएमसी सांसदों और कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और खबर ने पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 31 मई को ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट में अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के सभी 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शामिल होना था, लेकिन जब 60 विधायक बैठक से गायब मिले तो पार्टी को आखिरकार मीटिंग रद्द करनी पड़ी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पार्टी की बैठक से विधायक गायब रहे हों। 6 मई की बैठक में 10 विधायक नहीं आए थे, 19 मई की बैठक में 35 विधायक नहीं आए और 31 मई को हुई बैठक में 60 विधायक नहीं पहुंचे। लेकिन बंगाल में ममता की तृणमूल का दुख यही खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि बीजेपी की आंधी में जैसे तैसे जीते विधायकों को पार्टी से निकालकर ममता ने टीएमसी के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। सोमवार को ममता बनर्जी ने 2 विधायकों को टीएमसी से निकाल दिया। विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाला गया। ममता ने उलूबेरिया पूर्व से टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और अंचाली से टीएमसी विधायक संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया। ममता ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है, जिसमें दोनों विधायकों के शुभेंदु से मुलाकात, हस्ताक्षर जालसाजी को लेकर सीएम शुभेंदु से शिकायत और अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाने की वजह शामिल है। दल में इस दल की नीति, इस दल की सोच अनैतिक है और ये लोग अनियम करके ही सब कुछ करते आए हुए इतने दिन, इसीलिए जो आज इस सिचुएशन में भी नैतिक काम करने की कोशिश करे, दल समर्थन देना चाहिए, उपरंत दल उनको बहिष्कार कर रहा है। ममता बनर्जी धरने और सख्त एक्शन के जरिए अपनी बिखरती हुई सल्तनत को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद पार्टी में लगी आग फिलहाल बुझती नहीं दिख रही और ये आग कितना और भड़केगी, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं कानपुर से उज्जैन और दिल्ली तक बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। सूबे अलग है, शहर भी अलग है, लेकिन संदेश एक है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। यूपी में मंदिर परिसर से जुड़ी जमीन पर कार्रवाई हुई। एमपी में सिंहस्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और दिल्ली में दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। तस्वीरें 3 हैं, राज्य भी 3 हैं, लेकिन एक्शन सिर्फ एक है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर का वार लगातार जारी है। यूपी के कानपुर में सरकारी जमीन को कब्जा गैंग से मुक्त कराया जा रहा है, तो एमपी के उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ आक्रमण जारी है और यहाँ टारगेट पर 150 मकान हैं। यूपी में हिसाब एकदम क्लियर है, जहां भी अवैध कब्जा है वहां बुलडोजर एक्शन तो होकर ही रहेगा। और उसी लाइन पर कानपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है, क्योंकि योगी के बुलडोजर को ना मस्जिद दिखता है ना ही मंदिर दिखता है, उसे दिखता है तो अवैध निर्माण और अतिक्रमण। इंदिरानगर में केडीए और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर से जुड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। शिकायत और जांच के बाद केडीए ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। यूपी ही नहीं, बुलडोजर का प्रहार एमपी में भी हो रहा है। उज्जैन में एक एक कर अवैध कब्जों पर पीले पंजे से वार हो रहा है और जो भी हिस्सा नियमों की अनदेखी कर बनाया गया है उसे जमींदोज किया जा रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की सरकारी जमीन पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। जूना सोमावारिया इलाके में पानी की टंकी के पीछे अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगम अमला मौके पर पहुंचा और करीब 20 मकानों पर कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
एक के बाद एक कर 4 मंजिला इमारत ऐसे ही जमींदोज हो रही हैं। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, पूरे 150 मकान बुलडोजर की हिट पे हैं और इन्हें गिराने के लिए महाबली वीकेंड के दिन भी पूरी रफ्तार से ऑन ड्यूटी हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस इलाके में नजर जहां तक जाएगी अवैध निर्माण ही दिखाई देंगे। प्रशासन ने यहाँ 150 अवैध मकानों की पहचान की है और अब एक एक कर उन्हें हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुख करेंगे पाकिस्तान का, जिसकी जहरीली करतूतों का नतीजा है कि पूरा पाकिस्तान आज जल रहा है, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। खासकर बलूचिस्तान प्रांत से उठी बगावती आग ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से जलाना शुरू कर दिया है और अब बीएलए अपनी जीत का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने लगी। दरअसल बीएलए ने मई के 9 दिनों में पाकिस्तान को हुए नुकसान का आंकड़ा पेश किया है, जिसके बाद मुनीर और उसकी नाकारा फौज के होश उड़े हुए हैं। कांप रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की साजिशों से आजिज बलूचों ने ऐसा मोर्चा खोला कि पाकिस्तानी फौज की हालत टाइट हो चुकी है। बलूचिस्तान के अवाम ने मुल्ला मुनीर की साजिशों को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान की भगोड़ी फौज बॉर्डर के पोस्ट छोड़ छोड़ कर भाग रही है। बलूचिस्तान में लूट के इंतहा कर चुके पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब यहाँ की आवाम ने अंतिम सबक सिखाने की कसम खा ली। जनता कह रही है जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है वो अब आगे नहीं होगा। यानी जिस बलूचिस्तान के खजाने को हथियार बनाकर मुनीर ब्रिगेड अपने आकाओं की खुशामद करने में जुटा है, जिस बलूचिस्तान को बेचकर जुनालैंड के जोकर अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं, उसे बचाने के लिए बलूचों की फौज ने मुनीर के भगोड़ों की बलि लेनी शुरू कर दी। और जो आंकड़े सामने आए उसे देखकर पाकिस्तानी सिपाही सीधे रिटायर होने का मन बना रहे हैं। इस खौफ की वजह है वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक 23 मई से 31 मई के बीच बीएलए के लड़ाकों ने 22 जॉइंट ऑपरेशन चलाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना, पुलिस और डेथ स्क्वाड को टारगेट किया गया। 9 दिन के हमलों में पाकिस्तानी सेना के 13 अधिकारी मारे गए, 8 घायल हुए, जबकि पुलिस और डेथ स्क्वाड से बड़ी मात्रा में हथियार भी कब्जे में लिए। इस दौरान लड़ाकों ने बलूचिस्तान के प्रमुख राजमार्गों पर कंट्रोल कर लिया। बीएलए ने पाक फौज को रसद सप्लाई करने वाले वाहनों को निशाना बनाया। इसके अलावा बीएलए की खुफिया शाखा जर्ब का कहना है कि पाक डेथ स्क्वाड के कई जवानों को पकड़ा भी गया। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुल्ला मुनीर की तानाशाही के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कें, हाईवे सब बंद कर दिए गए। सड़कों पर बीएलए और आम आवाम का कब्जा है। सिर्फ बलूच मर्द ही नहीं, बलूचिस्तान की ख्वातीनें भी पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई। बलूचों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की सियासत और फौज हर ताकत आजमा रही है, लेकिन सड़कों पर उनका क्या हश्र हो रहा है वो भी देखिए। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तानी आर्मी अपनों पर ही जुल्म ढाती है। कभी चीन तो कभी अमेरिका को खुश करने के लिए अपनों के खून बहाने तक से पीछे नहीं हटती। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान को हाँकने वालों के कुकर्मों की सजा पाकिस्तानी फौजियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है और पाकिस्तान अपने बंटवारे का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बलूचों की मार का नतीजा है कि चीन के अरमानों पर भी पानी फिर गया। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलनी थी, लेकिन पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों ने इस प्रोजेक्ट को गटर में डाल दिया और आज ये प्रोजेक्ट अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान ने कैसे चीन के अरबों रुपए डुबो दिए, कैसे ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में फेल हो गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अमेरिका को कई बार धोखा दिया। पाकिस्तान ने ईरान को धोखे में रखा। पाकिस्तान ने यूएई से भी गद्दारी की। अब पाकिस्तान ने चीन को भी नहीं छोड़ा, उसके निवेश को भी डुबो दिया। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा था, जिस पर चीन ने $62 अरब से ज्यादा का खर्च किया, जिसका मकसद
औद्योगिक बदलाव, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और ग्वादर को एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना था। उसे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी गलत नीति और भ्रष्ट नीयत के चलते डुबो दिया, बर्बाद कर दिया, उसे आर्थिक बोझ बना दिया। जिनालैंड में सीपेक आज की तारीख में क्या बन चुका है, इसे जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आर्थिक कुप्रबंधन और कर्ज का जाल। पाकिस्तान ने चीन से भारी भरकम कर्ज लेकर सड़कें और पावर प्लांट तो बनवा लिए, लेकिन वो ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार नहीं कर पाया जिससे निर्यात बढ़ सके और डॉलर में कमाई हो। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पास चीन का कर्ज और उस पर लगने वाला भारी ब्याज चुकाने के लिए अब विदेशी मुद्रा ही नहीं बची। सीपेक के तहत चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में कई पावर प्लांट लगाए। इन प्रोजेक्ट के समझौते में पाकिस्तान सरकार ने चीनी कंपनियों को डॉलर में ऊंचे और गारंटीड मुनाफे का भरोसा दिया, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी के लगातार कमजोर होने, घरेलू स्तर पर बिजली बिलों की कम वसूली के कारण सरकार चीनी बिजली उत्पादकों का पैसा नहीं चुका पाई। चीनी कंपनियों का ये बकाया अब अरबों डॉलर पार कर चुका है, जिससे पाकिस्तान का पूरा पावर सेक्टर कर्ज में डूब गया। सीपेक का मुख्य आकर्षण बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट था, जिसे चीन के सहयोग से दुबई या सिंगापुर की तर्ज पर एक ग्लोबल ट्रेड हब बनाना था। लेकिन आज भी ग्वादर में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, साफ पानी और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की भारी कमी है, जिससे वहां कोई बड़ा व्यापार शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा जिन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चीनी उद्योग लगने थे, वो सरकारी सुस्ती और लाल फीताशाही के कारण फाइलों में ही दबे रह गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सेना बनाम नागरिक नेतृत्व के टकराव ने भी इस प्रोजेक्ट की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। 2018 में इमरान खान की सरकार आने के बाद सीपेक प्रोजेक्ट की जांच बिठाई गई, इसकी रफ्तार धीमी कर दी गई, जिससे चीन का भरोसा डगमगा गया। चीन ने इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम निवेश किया, लेकिन चीन को मिला क्या? जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट पर 62 अरब डॉलर खर्च किए और कमाई जीरो हुई। यानी पाकिस्तान में चीन ठगा गया। इस प्रोजेक्ट के फेल होने की एक वजह सीपेक की सुरक्षा भी है। बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर और कर्मचारियों पर लगातार हमले हुए हैं। बलोच लड़ाकों ने सीपेक प्रोजेक्ट में लगे चीनी कर्मचारियों पर लगातार हमले किए। इन हमलों में कई चीनी नागरिकों की जान जाने के बाद बीजिंग ने कई बार काम रोका, पाकिस्तान से सुरक्षा की मांग की, लेकिन बीएलए के हमले जारी रहे। दरअसल बीएलए के लड़ाके इस परियोजना को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना संसाधनों के दोहन का जरिया मानते हैं। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं और परियोजना के भविष्य को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। आपको बता दें कि सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान के अरब सागर तट तक जाता है। इस पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर पर सड़क, रेलवे नेटवर्क और गैस पाइपलाइन का एक पूरा जाल तैयार करने की योजना थी, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों के चलते ये प्रोजेक्ट का बर्बादी की कगार पर है। हालांकि खबर आ रही है कि सीपेक 2.0 की तैयारी चल रही है। इस प्रोजेक्ट को दोबारा जीवित करने की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना एक बार फिर चीन को भारी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां, पाकिस्तान के नेता इस प्रोजेक्ट को कभी सफल नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अगली रिपोर्ट ईरान से है, जहां सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके थे कि ईरान में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन अभी ईरान के राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद ईरान में सरकार बनाम सेना के टकराव की खबरें पूरी दुनिया में छाई हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे बैठे ईरान की सत्ता बदलने में कामयाब हो चुके हैं? अब यह सवाल फिर से वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में है। टॉप लीडर्स और कमांडर्स मारे जा चुके हैं। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई हैं। उनके ऑडियो या लिखित संदेश के सिवा कुछ भी सामने नहीं आया, इसीलिए उनके कमांडिंग पोजीशन में होने को लेकर तमाम आशंकाएं हैं। इन आशंकाओं के आधार पर ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन और कितना साफ दिखेगा। तो आखिर ईरान में
सत्ता किसके कंट्रोल में है, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन या फिर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के साथ सीज फायर को लेकर जो मौजूदा बातचीत चल रही है उसमें ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सिवा कोई और जाना पहचाना चेहरा सामने दिखाई नहीं देता। रही बात राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की, तो उनके इस्तीफे की खबरें पिछले कई घंटों से सुर्खियों में हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई को अपना इस्तीफा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्किन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश की सत्ता पर पूरी तरह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों का कंट्रोल हो गया है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से उनकी सरकार को बड़े फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है और वास्तविक नियंत्रण सैन्य नेतृत्व के हाथों में चला गया है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इन खबरों को खारिज किया है और ईरानी मीडिया के हैंडल से पेजेश्किन का नया वीडियो जारी कर उनके पद पर होने का सबूत दिया है। राष्ट्रपति पेजेश्किन के इस्तीफे का सच जो भी हो, ये खबर तो आम हो चुकी है कि ईरान में अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का ही दबदबा है, यानी पूरी तरह सैनिक और कट्टरपंथी सैन्य जमात की पकड़। तो क्या यही वो फैक्टर है जो अमेरिका के साथ डील फाइनल होने में रोड़ा साबित हो रहा है? ट्रंप ये दावा पहले ही कर चुके हैं कि ईरान का नया नेतृत्व बिल्कुल सुलझा हुआ है, वो शांति समझौते के लिए अमेरिकी शर्तें मानना चाहता है। तो फिर क्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दबदबा ही अमेरिका के साथ बैलिस्टिक मिसाइल, हॉर्मूज की नाकेबंदी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर शर्तों पर सहमति नहीं बनने दे रहा है? आखिर इन सब मसलों को लेकर राष्ट्रपति पेजेश्किन क्या चाहते हैं? कहा जा रहा है ये सब बातें उन्होंने सुप्रीम लीडर को दिए इस्तीफे में लिख दी हैं, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक सीक्रेट है। इधर हॉर्मूज में अमेरिकी हमला जारी है। अमेरिकी सेना ने जारी किए बयान में दावा किया है कि उसने कोशम द्वीप से लेकर कुछ ठिकानों पर आत्मरक्षा में हमले किए हैं। ये ईरान के आक्रामक रुख का जवाब था, यानी ईरान अमेरिका का टकराव किसी मायने में कम नहीं हुआ। बस सवाल ये है कि अमेरिका की शर्तें मानने में कितनी देर और लगेगी और इस पर अंतिम दस्तखत कौन करेगा, चुनी हुई सरकार या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से जुड़ी खबर के साथ, जिसे लेकर आज सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि दोस्ती के नाम पर खंजर घोंपने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दुर्जनों के साथ सज्जन बनने से काम नहीं चलेगा। जिस वक्त योगी ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त गाजियाबाद में योगी फोर्स असद के घर में नोटिस चस्पा कर रही थी, जिससे यह माना जा रहा है कि सूर्या के कातिल असद का बुलेट से इलाज के बाद अब उसके घर का बुलडोजर से हिसाब होना तय हो गया है। देखिए गाजियाबाद के हमारे संवाददाता राजू राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। दोस्ती की आड़ में छोरेबाजी स्वीकार्य नहीं कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। दोस्ती की आड़ में छोरेबाजी करने वाले का, कुर्बानी के नाम पर किसी की जान लेने वाले का, घर बुलाकर साजिश के तहत हत्या करने वाले का अंजाम क्या होता है, ये योगी राज में पूरा देश देख चुका है। गाजियाबाद में सूर्या के कातिल असद को यूपी पुलिस ने जहन्नुम भेज दिया है और अब उसके घर पर बुलडोजर भी चलने वाला है, जिसका मुहूर्त योगी फोर्स ने निकाल लिया है और बाकायदा असद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी हिंदू युवक को बकरे की तरह हलाल करने वाला असद तो जहन्नुम पहुंच गया, अब उसकी संपत्ति भी मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपने वालों का हिसाब जरूरी है। दोस्ती की आड़ में
छूरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। असद ने जो पाप किया उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया। उसका अंजाम योगी राज में देख लीजिए। डुगडुगी बज रही है। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो रहा है। असद के घर वालों को अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन की मियाद दी गई है। निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002/6 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और अगर 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटा तो हिसाब बुलडोजर करेगा। नोटिस ये चस्पा किया गया कि ये जो आप मकान देख रहे हैं ये मकान दरअसल अवैध है। उसमें इसे बंजर भूमि दिखाया गया और बंजर भूमि में ये अवैध मकान जो बनाया गया था नवाब यानी असद के पिता के द्वारा। हालांकि जिस मकान पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटकी है उसे असद के पिता ने 6 महीने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अभी तक इसकी रजिस्ट्री खरीदने वाले के नाम पर नहीं हुई है। हालांकि 6 महीने पहले ही इस मकान को एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले बेच दिया गया था। मकान भी अवैध और अवैध रूप से इस मकान को बेच दिया गया था। 15 दिनों के अंदर इस मकान को खाली करने के आदेश दिए गए। सूर्या मर्डर केस की पुलिस जांच जारी है। असद मारा जा चुका है, बुलडोजर भी तैयार खड़ा है। वहीं योगी ने भरोसा दिलाया, बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा हुआ तो असद के नफरती चाकू का शिकार बने सूर्या की मां ने बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कड़े एक्शन की मांग की है। संतुष्ट है? अबे हमें पूरी संतुष्टि नहीं है। जब तक 6 के 6 और नहीं इनकाउंटर होंगे उनके घरों पे बुलडोजर सबके पे चलना चाहिए। सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? जी हाँ। आज असद के घर पर प्रशासन ने नोटिस चिपकाया, 15 दिनों के अंदर खाली करने के आदेश दिए। ठीक है। जाहिर है बकरी ईद के दिन जिस तरह मजहबी नफरत में एक हिंदू युवक को हलाल किया गया उसने यूपी ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लिहाजा सीएम योगी ने भी तय कर लिया कि इन दरिंदों का ऐसा इलाज होगा कि नजीर बन जाए। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। असद के साथ योगी फोर्स के एक्शन का अंत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जून की शुरुआत भारी पड़ गई। छेड़खानी करने वाला हो, दुष्कर्म और हॉरर किलिंग का आरोपी हो या फिर चाकूबाजी करने वाला, योगी फोर्स ने एक एक करके सभी को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। संदेश बिल्कुल क्लियर और साफ है कि यूपी में बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ या कानून को चुनौती देने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। योगी राज में बहन बेटियों से छेड़खानी तो योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। मासूम को हैवानियत का शिकार बनाया तो योगी फोर्स ने लंगड़ा बनाया। सरेआम गुंडागर्दी और धमकी तो शर्तिया इलाज की गारंटी। उत्तर प्रदेश में अपराध का अंजाम तय है, टिकट टू यमराज। यूपी में जो भी अपराध करता है उसका हिसाब योगी फोर्स करती है। ऐसा ही हिसाब इस अपराधी का भी किया गया है। नाम राजेश, अपराध छेड़खानी, अंजाम गिरफ्तारी। वृंदावन में सनातनी मार्ग पर बाइक से घूम रहा ये मंचलों का गैंग बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर बाइक पर पीछे बैठा यह युवक हाथ में खाली बोतल लेकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। उन्हें बैड टच कर रहा था, लेकिन मंचलों को शायद अंदाजा नहीं था कि उनकी ये हरकत कैमरे में भी कैद हो रही है और स्थानीय लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मंचलों को रंगे हाथों पकड़ा और मौके पर उनकी जमकर मरम्मत कर दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जो युवक कुछ देर पहले सड़क पर छेड़खानी कर रहा था वही अब योगी फोर्स के सामने बेबस नजर आने लगा। महिलाओं से बदसलूकी करने वाला राजेश ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और जिस रास्ते पर उसने
बहन बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया था, उसी रास्ते पर आने जाने वाली हर महिला से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। गाजियाबाद कॉलोनी में मोहम्मद सिराज खान ने भी हिंदू बेटी को निशाना बनाया, तो उसका भी हिसाब करने में योगी फोर्स ने देरी नहीं की। सिराज खान नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म के मामले में वांटेड चल रहा था। आरोप है कि इसने शादी का झांसा देकर लड़की का शोषण किया और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया। जब उस हैवान की रिपोर्ट योगी फोर्स के पास पहुंची तो उसका हाफ एनकाउंटर हो गया। खाकी के सहारे चल रहा ये शख्स वही आमिर है जिसने अपनी ही बहन आदिबा की गला रेतकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद से ही फरार था। लेकिन अब योगी फोर्स से उसका सामना हुआ तो अब वो अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यूपी पुलिस का एक्शन मोड बरेली में भी नजर आया, जहां एक वकील पर चाकू से हमला करने वाले अपराधी को योगी फोर्स ने 24 घंटे के भीतर अंजाम तक पहुंचा दिया। वकील ब्रिजेश मिश्रा अपने मामा पीयूष शर्मा के घर गए थे। वो घर के बाहर बाइक पर बैठे थे, तभी बिलाल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और वकील को पकड़कर खींच लिया। इसके बाद आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए। जब पीड़ित के मामा मामी बचाने पहुंचे तो आरोपी ने उनके गर्दन पर भी चाकू रख दिया और जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही योगी फोर्स ने बिलाल को एनकाउंटर के बाद लंगड़ा बना दिया। अपराधियों पर योगी फोर्स का एक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। रामपुर, मुजफ्फरनगर और आगरा में पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में शातिर अपराधियों को दबोच लिया। रामपुर में युवक को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी और एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, तो मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर इनाम को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया। वहीं आगरा के खैरागढ़ में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जून के पहले ही दिन अपराधियों का अकाउंट योगी फोर्स ने खोल दिया, क्योंकि मिशन 27 से पहले यूपी पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।